क्लास 10th। साइंस के विषय में बहुत सारे बच्चों को सप्लीमेंट्री आई है ना। अभी एमपी बोर्ड का रिजल्ट रिसेंटली निकला हुआ है, तो साइंस की तैयारी कैसे करना है, कैसे आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है, ये सब हम इस लेसन में और इस वीडियो में समझाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लूप्रिंट की। तो ब्लूप्रिंट वही रहेगा पुराना जो आपका पहले था, है ना। इस टाइप का आप मार्किंग देख सकते हैं किस लेसन में से कितना आ रहा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करना है। ये पेपर के एमसीक्यूज़ जो हैं, इसका वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। ठीक है, जब हमारा पेपर्स हुए थे उस समय पे हम जब पेपर्स दे के बच्चे आए थे उस समय हमने एमसीक्यूज़ का वीडियो डाला था। तो अगर आपको इसके एमसीक्यू का आंसर देखना है इस पेपर की, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हम उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। क्लियर है बच्चों? और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको प्रिपेयर करें, है ना, तो अच्छा रहेगा। हो सकता है कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए। ठीक है, अब मैं आपको इसी के साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ लेसन वाइज। अगर आप उतने क्वेश्चंस कर लेंगे तो गारंटीड है कि आप लोग बहुत आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बताने जा रहा हूँ सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। और अब आप हमारे चैनल पर एक मेंबर भी बन सकते हैं। हमारे चैनल पर मेंबरशिप स्टार्ट हो चुकी है, इसको ज्वाइन करके आप हमारे जैसे स्कूल में एडमिशन किस प्रकार लिया जाता है वैसे आप हमारे चैनल में एडमिट हो सकते हैं। और कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं हम आपको उस पर पहले बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको सबसे पहले लेसन फर्स्ट के बारे में बता रहा हूँ, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बच्चों मेरे पास सिर्फ अभी इंग्लिश मीडियम का ही ये मटेरियल था, तो मैं इंग्लिश मीडियम में समझाऊंगा, है ना। समझ में आपको आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, इसी के हिंदी मीडियम के आंसर भी जिन बच्चों का हिंदी मीडियम है वो रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, जिनको आप पढ़ेंगे तो ज़रूर आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि ये आ सकता है इस एग्ज़ाम में। वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड ऑन इट। मतलब जब हम क्या करते हैं, आयरन नेल यानी लोहे की किसी सुई को या नुकीली चीज़ को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है, ये क्वेश्चन आता है बच्चों, है ना। हिंदी में लोहे की छड़ को, है ना, अगर कॉपर सल्फेट के विलियन में डुबोते हैं तो उसका कलर क्यों बदल जाता है, उसका रंग क्यों परिवर्तित हो जाता है ना, ये क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ सिंपल सी रिएक्शन होती है जो होती है कि CuSO4, इसको कहते हैं बच्चों कॉपर सल्फेट, प्लस Fe मतलब आयरन। तो क्या होता है यहाँ पर Cu को Fe हटा देता है, Cu की जगह कौन आ जाता है, Fe आ जाता है। देखो ध्यान से, यहाँ पर अभी Cu है, SO4 के साथ Cu है, यहाँ पर Fe आ जाएगा तो FeSO4 बन जाएगा प्लस Cu, कॉपर हट गया, है ना। तो when an iron nail is dipped in copper sulfate solution its color becomes brownish because the following reaction takes place, क्योंकि ये रिएक्शन हो जाती है इस वजह से। ठीक है बच्चों, अब हिंदी मीडियम के बच्चे समझ तो गए होंगे क्यों होता है। बस आंसर को प्रॉपर लिखने के लिए अपनी जो भी सॉल्यूशन गाइड बुक है उसमें पढ़ लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों, है ना, ध्यान से इसको करिएगा आप। चलिए बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, वाई, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो तेल से बनी होती है जिनके अंदर फैट होता है बच्चों, है ना, वसा कहते हैं फैट को हिंदी में, उनको नाइट्रोजन गैस के साथ फ्लश किया जाता है। फ्लश मतलब जैसे कहीं पैक करते हैं किसी डिब्बे में, किसी प्लास्टिक की थैली के अंदर, पॉलीथीन में, तो वहाँ पर हम लोग उसके साथ नाइट्रोजन गैस छोड़ देते हैं। इसका रीज़न क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस कभी रिएक्शन नहीं करती है, कभी मतलब इन खाने की चीज़ों के साथ नहीं करती। वैसे तो रिएक्शन नाइट्रोजन की होती है। व्हेन द ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स कम्स इनटू कांटेक्ट विद एयर, मतलब जब भी ऑयल और फैट वाली जो खाने की चीज़ें होती हैं कांटेक्ट में आती है एयर के, दे गेट ऑक्सीडाइज, वो ख़राब हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है बच्चों। ऑक्सीडाइज हो जाना है मतलब टूट जाना, ब्रेक हो जाती है वो, है ना। ऑक्सीडाइज होना मतलब ब्रेक हो जाना, टूट जाना। टू कीप दीज आइटम्स सेफ फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट दे आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को उसके साथ फ्लश किया जाता है बिकॉज नाइट्रोजन इज इनर्ट गैस, क्योंकि नाइट्रोजन इनर्ट गैस होती है ना, इस वजह से। चलिए ये क्वेश्चन भी आपका रेडी है बच्चों। फिर नेक्स्ट पेज पे देखते हैं।
नेक्स्ट पेज पे क्या है, ये क्वेश्चन जो आपको लास्ट एग्जाम में आया हुआ है, वाई रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, श्वसन की जो क्रिया होती है, रेस्पिरेशन की जो क्रिया होती है हमारी बॉडी में, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं। ये आया है और हो सकता है रिवाइज हो जाए बच्चों, कभी कभी ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका, द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ फूड आर डिकम्पोज्ड बाय द ऑक्सीजन इनहेल्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो हम खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों, उस फूड आइटम को डिकम्पोज होता है बाय ऑक्सीजन इनहेल्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। मतलब जब हमारे शरीर के अंदर खाना जाता है तो ऑक्सीजन की वजह से वो डिकम्पोज होता है, टूटता है। जैसे कौन कौन से खाने की बात हो रही है यहाँ पर, जैसे राइस, पोटैटो, इनके अंदर ऐसा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं। राइस, पोटैटोज आर मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कहलाते हैं यहाँ पर, है ना। दीज आर ब्रोकन डाउन टू ग्लूकोज, ये छोटे छोटे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं। ग्लूकोज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडाइज, ग्लूकोज जब रेस्पिरेशन के अंदर, मतलब ये कह सकते हो कि जब हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज जो है वो ब्रेक हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। एंड दिस प्रोसेस एनर्जी इज लिबरेटेड, और इसमें क्या होता है, एनर्जी निकलती है बच्चों। लिबरेट होना मतलब एनर्जी निकलती है। दिस रिएक्शन इज गिवन हियर, यहाँ पर वो रिएक्शन भी दी है, कौन सी होती है आपने पढ़ी होगी, C6H12O6, इसको ग्लूकोज कहते हैं, प्लस 6O2, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाता है, और साथ ही बहुत सारी एनर्जी निकलती है। इस एनर्जी निकलने की वजह से ही इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बच्चों इसी के साथ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जैसे कि आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसे 2 क्वेश्चन भी वो आपसे पूछ सकते हैं, है ना। 2 को मिलाकर एक क्वेश्चन किया जाता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं बच्चों, इस बार के पेपर में लास्ट में देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, लेकिन उसको 2 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया। ये भी 2 मार्क्स का दे रहे, ये भी 2 मार्क्स का। इसका मतलब, तो इस प्रकार के कुछ और क्वेश्चन भी बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं बच्चों, वाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल के अंदर इसको क्यों रखते हैं, और व्हाट इज़ द रेडॉक्स रिएक्शन, गिव इक्वेशन। ये दोनों क्वेश्चन आने का चांसेस मुझे लग रहा है कि आ सकते हैं। चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव बच्चों, क्यों सोडियम को रखते हैं केरोसिन ऑयल में, बिकॉज सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है। इट स्ट्रांगली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, अगर इसको खुला छोड़ देंगे बच्चों, जैसे कि पेन हवा में खुला है, तो इस प्रकार अगर आपने सोडियम को रख दिया तो अपने आप ही जलने लग जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। इट इज स्ट्रांगली रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इफ इट केप्ट एक्सपोज टू एयर, अगर इसको खुला रख दोगे इट कैचेस फायर, उसमें आग लग जाएगी। इसी आग को रोकने के लिए सो इट इज़ केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल, इसलिए उसको केरोसिन के ऑयल के अंदर रखा जाता है बच्चों। फिर है आपके लिए रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है ना, इसका इक्वेशन देना है आपको। तो सच अ रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर गेट्स रिड्यूस्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक कोई सब्सटेंस, यहाँ लिखा ना रिएक्टेंट, मतलब कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा हो और दूसरा क्या हो रहा हो, रिड्यूस हो रहा हो, उसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं बच्चों, CuO+H2। अब यहाँ ध्यान से देखना, CuO+H2 की रिएक्शन से क्या बना, Cu अलग हो गया और ये ऑक्सीजन की रिएक्शन H2 के साथ हो गई, तो ये H2O बन गया और ये Cu बन गया। तो ध्यान से देखिए, जहाँ से ऑक्सीजन हटता है, इसके पास ऑक्सीजन था, इधर जाने पर हट गया, तो इस चीज़ का होता है रिडक्शन। और जिसके पास ऑक्सीजन आ गया उसका होता है ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन इधर गए तो रिएक्शन के बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन आ गया, तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये एरो का मतलब होता है कि ये दोनों पहले थे, रिएक्शन हुई, उसके बाद ये 2 चीज़ बन गई। क्लियर है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ, जो है आपका एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस या उनमें डिफरेंस। अगर आप डिफरेंस कर लेते हो तो आपको रिएक्शन भी हो जाएगी, है ना। जैसे एक्सोथर्मिक एक डिफरेंस तो इनमें किसका होता है, रिएक्शन का होता है। तो जो पहला डिफरेंस तो इनकी डेफिनेशन का होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिनके अंदर हीट निकलती है, हीट को कहते हैं हिंदी में ऊष्मा निकलती है। तो इन दिस रिएक्शन हीट इज इवॉल्व्ड। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, इन दिस रिएक्शन
हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, मतलब इसमें हीट की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ हीट की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप से हीट निकलती है। एग्जाम्पल के लिए कंबशन ऑफ CH4, जैसे CH4 का कंबशन होना, ठीक है। और यहाँ लिखा है मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर, वैसे कोई रिएक्शन नहीं है बच्चों, ये प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कह सकते हैं इसको, ये रिएक्शन तो नहीं है, क्योंकि आइस हीट होकर वाटर बनता है ना, ठीक है। पर दे सकते हो एग्जांपल, आइस प्लस हीट से वाटर, मतलब आइस को जब गर्म करते हैं या उसको खुला छोड़ते हैं तो वो वाटर बन जाता है। दिस रिएक्शन अकर इन वन डायरेक्शन ओनली, दिस रिएक्शन अकर इन बोथ डायरेक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन दोनों तरफ चल सकती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन सिर्फ एक तरफ चलती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस जो है ये आप याद कर लीजिएगा, बहुत काम का होता है। इसके बाद बच्चों इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको करने का बोलूँगा, और वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिस पर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्या होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? हिंदी में अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं इनको। तो अ रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड नोन एज प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कोई इनसॉल्युबल सॉलिड, क्या बोला उन्होंने, इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है, और उस इनसॉल्युबल सॉलिड को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सोडियम सल्फेट, ये लिखा है सोडियम सल्फेट रिएक्ट विथ बेरियम क्लोराइड, उसकी रिएक्शन होती है बेरियम क्लोराइड के साथ, तो इस रिएक्शन से BaSO4 बनता है, बेरियम सल्फेट, जो कि एक प्रेसिपिटेट होता है। टू फॉर्म अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, इस रिएक्शन से बेरियम सल्फेट बनता है BaSO4, जो कि वाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट होता है, प्लस 2NaCl। प्रेसिपिटेट मतलब बच्चों ऐसी चीज़ जो रिएक्शन के अंदर हार्ड हो जाए, कड़क होके अलग हो जाए, रिएक्शन में घुले ना, है ना, कोई रिएक्शन करे ही ना, बिल्कुल हट जाए, क्या हमें कोई रिएक्शन नहीं करना है, ठीक है, जो बिल्कुल सॉलिड हो जाता है। क्लियर है? इसको कहते हैं प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट जिस रिएक्शन में बनता है उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप तैयार कर लेना लेसन फर्स्ट से, है ना। अब इसी टाइप के क्वेश्चन लेसन 2 से बता दूं मैं बच्चों, हिंदी के बच्चों को बता दूं, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है अवक्षेपण अभिक्रिया। ये वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो मैक्सिमम चांसेस है आने के बच्चों। चलिए अब लेसन 2 के अंदर हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये लग रहा है मुझे, हाँ, इस लेसन में से क्या आने वाला है, कितने मार्क्स का, तो देख लो बच्चों, इस लेसन में से एक ही क्वेश्चन आएगा और वो आएगा 4 मार्क्स का। 4 मार्क का एक क्वेश्चन आना है इस लेसन में से। तो हम छोटे छोटे क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि इस पेपर में क्या कंडीशन थी कि 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, 2-2 मार्क्स के। 4 नंबर बनाना था, इस लास्ट क्वेश्चन में देखो 4 मार्क्स का था, तो इसमें A और B करके 2 क्वेश्चन दे दिए उन्होंने 2-2 मार्क्स के। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है वाई शुड कर्ड एंड सॉर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। क्या मतलब हुआ इसका कि जो खट्टी चीज़ें होती हैं, कर्ड और सॉर सब्सटेंस मतलब दही और खट्टी चीज़ों को कॉपर या ब्रास के बने हुए बर्तन में नहीं रखते हैं, है ना। ब्रास या कॉपर के बने हुए मटेरियल में इनको नहीं रखा जाता है। क्यों ऐसा? इसका कारण है बच्चों, कर्ड एंड सॉर सब्सटेंस आर एसिडिक इन नेचर, मतलब जो कर्ड है, दही और जो खट्टी चीज़ें होती हैं वो कुछ एसिड होता है उनके अंदर। कैसी होती हैं? एसिडिक इन नेचर, एंड दे रिएक्ट विथ ब्रास एंड कॉपर, सो दे शुड नॉट बी केप्ट इन दीज वेसल्स। और अगर हम इन चीज़ों को ब्रास या कॉपर के बर्तन में रखेंगे तो वो उनसे रिएक्शन कर सकते हैं, है ना, जिससे कि कोई नई चीज़ बन सकती है। मतलब जो चीज़ें हमने कर्ड और सॉर सब्सटेंस रखे हैं वो कुछ ना कुछ बदल सकते हैं, इसीलिए इनको उसके बर्तन में नहीं रखा जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये बच्चों कि कोई एसिड है ना, उसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, मतलब किसी एसिड को जब पानी के अंदर मिला देते हैं तो वो उसका एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है, या हिंदी में कहें तो जली विलियन, है ना, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ऐसा क्यों होता है?
तो सिंपल सी बात है, फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के जाने के लिए या फ्लो होने के लिए थ्रू सॉल्यूशंस, मतलब सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए द आयंस आर रिक्वायर्ड, मतलब किन चीज़ों की जरूरत होती है बच्चों? आयंस की जरूरत होती है। तो वी नो दैट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड गिव्स H+ आयन, क्योंकि हमको ये पता है कि जो एसिड होता है जब उसको सॉल्यूशन में डालते हैं, किसी में वाटर में मिलाते हैं, तो वो H+ आयन देता है हमको। मतलब उसके अंदर कौन से आयन होते हैं, देने का मतलब उसके अंदर होते हैं H+ आयन्स उसके अंदर होते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए जरूरी होते हैं। अगला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, मतलब जब आप किसी एसिड के अंदर, मतलब एसिड को डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट मतलब उसके अंदर बहुत सारा पानी मिलाना, तो दो तरीके हैं, या तो एसिड को पानी में डालो या पानी को एसिड में, है ना। सो वाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, ये क्यों बोला जाता है कि एसिड को पानी में मिलाओ लेकिन पानी को एसिड में नहीं, एंड नॉट वाटर टू एसिड, क्या रीज़न है इस चीज़ का? तो इसका कारण क्या है बच्चों? इसका रीज़न ये है, द डाइल्यूशन प्रोसेस, मतलब जो पानी मिलाने वाली जो प्रोसेस है ऑफ एसिड इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। सो रिएक्शन कैसी है बच्चों? रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस, और बहुत सारी हीट इस प्रोसेस में निकलती है। सो इन द डाइल्यूशन प्रोसेस, तो जब डाइल्यूशन की प्रोसेस करते हैं, प्रिकॉशंस शुड बी टेकन, मतलब आपको प्रिकॉशंस रखना पड़ेंगे कि ऐसा नहीं हो कि एसिड आपकी बॉडी पर गिर जाए। सो द एसिड शुड बी एडेड टू अ वाटर वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे एसिड को वाटर मिलाते हैं, एंड विथ कंटिन्यूस शेकिंग, और बहुत ज़्यादा उसको हिलाना भी पड़ता है, हिलाते हुए। ऑन दी अदर हैंड इफ वाटर इज एडेड टू एसिड, अगर पानी को एसिड में मिलाते हैं, ड्यू टू सडन रिलीज ऑफ हीट इट माइट स्पिल ऑन योर बॉडी, मतलब अगर आपने पानी मिलाया तो हो सकता है हीट जो बनेगी वहाँ पर, हीट जो निकलेगी वो एसिड को आपकी बॉडी पर गिरा सकती है। स्पिल ऑन योर बॉडी एंड क्लोथ, अपने कपड़ों पर भी गिर सकता है, और इससे जलने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती है। तो ये दो क्वेश्चन बच्चों ध्यान से आप लोग कर लेना बच्चों। इसके अलावा एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो कि है, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, वाई, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ, यानी जहाँ पर पानी न जा सके ऐसी चीज़ों के अंदर रखा जाता है, ऐसा क्यों? या क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, वाई शुड वी स्टोर प्लास्टर ऑफ पेरिस इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, राइट इट्स इक्वेशन, और इसकी इक्वेशन देखो। तो रीज़न क्या है, When the plaster of Paris comes in contact with moisture, अगर वो पानी या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया, इट एब्जॉर्ब वाटर, वो पानी को सोख लेगा, एंड कन्वर्टेड इनटू जिप्सम, और वो किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? वो जिप्सम में चेंज हो जाएगा जिससे कि वो बना था, एंड गेट डिपॉजिट इन द वेसल, और वो कड़क होके चिपक जाएगा किसमें? उस वेसल या बर्तन में। सो इट इज़ केप्ट इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, इसीलिए उसको ऐसे कंटेनर में रखा जाता है जहाँ की वो मॉइस्चर या पानी के कांटेक्ट में ना आए। पानी के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो रिएक्शन सिर्फ बहुत सिंपल सी होती है, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 × 1/2H2O, प्लस इसको अगर 1.5 H2O मिल जाए बच्चों, ये जो लिखा है, तो ये 1.5 H2O और ये 1/2 H2O 2 H2O हो जाएगा, CaSO4.2H2O, जिसको कि जिप्सम कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? जिसको कि जिप्सम कहते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको करेंगे याद। एक और ये अच्छा क्वेश्चन नीचे आ गया है जिसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों? तो द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, जब कोई रिएक्शन एसिड और बेस के बीच में होती है तो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और विच गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, जिसके अंदर से सॉल्ट और वाटर निकलता है। रिएक्शन एग्जांपल देख लो बच्चों, NaOH + HCl, इन दोनों की जब रिएक्शन होती है तो OH और H के साथ मिलके H2O बनाता है, और NaCl के साथ मिलके NaCl बना लेता है। ये इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है।
बच्चों ऐसा ही बहुत ईजी सा क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, जो कि वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। मतलब जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, जबकि रेन वाटर ऐसा कर सकता है। क्यों, क्या रीज़न है? तो रीज़न बहुत ही साफ और सीधा है। डिस्टिल्ड वाटर कंटेन्स नो आयन, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर आयंस नहीं होते हैं, सो इट इज कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वेयर एज द रेन वाटर, लेकिन जो पानी होता है बारिश का, कंटेन्स आयन ऑफ एसिड, सो इट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और जो बारिश का पानी होता है उसके अंदर थोड़ा बहुत एसिड प्रेजेंट होता है बच्चों, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इन रेन वाटर कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व, रेन वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सो कार्बोनिक एसिड फॉर्म हो जाता है वहाँ पर बच्चों, क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है। द एसिड ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स आयंस विच हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वो जो एसिड है उसके अंदर कुछ आयन प्रोड्यूस हो जाते हैं और उन आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी चलते लग जाती है। ये इसका एग्जाम्पल है कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी के कॉन्टेक्ट में आके H2CO3 बनाता है, जिसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं। ये कार्बोनिक एसिड क्या होता है, ये दो प्रकार के आयन निकालता है, प्लस के और माइनस के। इनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट कर सकता है रेन वाटर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा। बच्चों ऐसे 3-4 कंपाउंड्स हमारे पास है, सभी के याद कर लेना आप, 2 मार्क्स में आ सकते हैं। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, इन सब के यूज़ यह जरूर याद करना, ये पूछ सकते हैं आपसे। तो यूज है तो बेकिंग सोडा क्या है, सॉरी वॉशिंग सोडा क्या है। वॉशिंग सोडा का यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास सोप एंड इन पेपर इंडस्ट्री। मतलब ग्लास, साबुन और पेपर की इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है। इट इज़ यूज एज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड लाइक बोरेक्स। सोडियम के कंपाउंड्स बनाने में भी इसका काम आता है, जैसे कि बोरेक्स बनाने में इसकी यूज़ होता है। बेकिंग सोडा का क्या यूज़ है, इट इज़ यूज एज अ एंटा एसिड, ये एक एंटा एसिड की तरह काम करता है। इट इज़ यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, ये फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ होता है बेकिंग सोडा बच्चों। ठीक है, तो ये तो 2 यूज़ थे, आप एटलीस्ट 4 यूज़ सब चीज़ ये कर लेना, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। वॉशिंग सोडा के 4 पूछ सकते हैं, बेकिंग सोडा के पूछ सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के पूछ सकते हैं, आपसे ब्लीचिंग पाउडर के भी पूछ सकते हैं। क्लियर है? ये नीचे लिखा है बच्चों, राइट केमिकल नेम फार्मूला एंड 2 यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या फार्मूला क्या होता है, CaOCl2। केमिकल नेम है उसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। Ca के लिए कैल्शियम, O के लिए ऑक्सी और Cl2 के लिए क्लोराइड। अब यूजेस क्या है, इट इज़ यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, पानी के प्यूरिफिकेशन में काम आता है। इट इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड क्लोरीन गैस, क्लोरोफॉर्म और क्लोरीन गैस बनाने के काम आता है। ये रहे बच्चों। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन है नहीं। लेसन 2 हमारा यहाँ खत्म होता है। अब लेसन 3 मेटल नॉन मेटल के क्वेश्चन आंसर्स हम देखते हैं बच्चों। सबसे पहले तो 1 मार्क के जो क्वेश्चन है ये काम आ सकते हैं आपको, MCQs में भी आ सकते हैं और 2 मार्क्स में आ सकते हैं, क्योंकि इस लेसन में से एक 2 ही मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। मैं दिखा दूं आपको, लेसन 3 मेटल नॉन मेटल में से एक क्वेश्चन 2 मार्क का और 4 MCQs आना है। तो ये छोटे क्वेश्चन आंसर जितने आप कर सको सब कर लेना, है ना, जितने छोटे छोटे आंसर कर सको सब कर लीजिएगा बच्चों। यहाँ पर 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखो, जैसे कि गिवन हमको कुछ एग्जांपल देना है किसी मेटल का। विच इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में लिक्विड चीज़ें होती है मर्क्यूरी बच्चों। कैन बी इजीली कट विथ नाइफ, जो नाइफ से काटा जा सकता हो, सोडियम। राइट द नेम ऑफ 2 मेटल विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, के 2 अच्छे मेटल कौन से, सिल्वर एंड कॉपर आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लेड, लेड जो होता है वो हीट का बुरा कंडक्टर होता है। तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन आपके काम आ सकते हैं बच्चों। और ये जो MCQs है बच्चों, ये मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी MCQs के ऊपर वीडियोस डाल रखे हैं, है ना। आप हमारे चैनल में जा सकते हैं, इसके अंदर सारे लेसन जितने भी आपको आ रहे, हर एक लेसन के MCQs का प्रॉपर वीडियो बनाए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों जो 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में आने के चांसेस हैं कि व्हाट इज मीन्ड बाय डक्टिलिटी एंड मेलाइबिलिटी। डक्टिलिटी और मेलाइबिलिटी क्या होती है? तो बच्चों डक्टिलिटी है ना, जिसको हिंदी में तन्यता कहते हैं, क्या होती है? तो द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मतलब कि किसी मेटल की वो क्षमता जिसकी वजह से हम इसको पतले पतले वायर में बना सकते हैं या बदल सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं किसी मेटल के। और मेलाइबिलिटी का मतलब उसको पतली पतली चादरों में तोड़ पाना। सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलाइबिलिटी। मतलब कुछ ऐसे मेटल होते हैं जिनको हम हैमरिंग करके पीट के पतली पतली चादर बना सकते हैं। जैसे कि आपने घर में टिन सेट देखे होंगे, टिन वो जनरली मेटल्स के बने होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी मेलाइबिलिटी कहलाती है। वाई सोडियम कैप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल, ये पहले ही बता चुका हूँ मैं उस लेसन के अंदर, तो वही काम आ जाएगा। ठीक है, अगर वो ना करना हो तो यहाँ से ये आंसर को भी कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है आपके लिए वो है ये, वाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक एंड नॉट स्टील। मतलब गर्म पानी को रखने के लिए कॉपर के बर्तन बनाए जाते हैं, स्टील के नहीं। इसका क्या कारण है? तो इसका रीज़न ये है बच्चों कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव मेटल एज कंपेयर टू आयरन। मतलब कॉपर बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, ठीक है, आयरन के मुकाबले में बहुत ही कम रिएक्शन करता है। इट कैन नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर। मतलब ये ना तो गर्म पानी के साथ रिएक्शन करता है, ना ही ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करता है, इसलिए कॉपर के अंदर पानी भरना आसान है और सही रहता है। सो कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक, इसलिए गर्म पानी के टैंक बनाते हैं कॉपर से ही। ठीक है, एक ये क्वेश्चन भी कर लो बच्चों, मुझे लग रहा है थोड़ा सा अच्छा है। वाई इज पेशेंट ऑफ एनीमिया, एनीमिया नाम की बीमारी होती है बच्चों, एडवाइज टू ईट आयरन कंटेनिंग वेजिटेबल सच एज स्पेनिच। मतलब जिन लोगों को एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है उनको आयरन वाली चीज़ें खाने का कहा जाता है, जैसे कि स्पेनिच। तो बिकॉज द डिसीज ऑफ एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन। मतलब एनीमिया नाम की जो बीमारी है वो हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड के अंदर होता है उसकी वजह से होती है, विच कंटेन्स आयरन, और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है। सो स्पेनिच इज रिच इन आयरन। तो स्पेनिच जो होता है वो आयरन के अंदर रिच होता है, विच इज़ यूज्ड टू फॉर्म हीमोग्लोबिन, जो कि हीमोग्लोबिन बना सकता है। देयरफॉर दोज पेशेंट आर एडवाइज टू ईट स्पेनिच, इसलिए उन लोगों को स्पेनिच खाने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन आ सकता है या 1 मार्क में भी इसका यूज है। विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल। मतलब जब हम किसी एसिड को रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन करवाते हैं। राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4 है। तो कौन सी गैस निकलती है जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है? हाइड्रोजन गैस निकलती है बच्चों। व्हेन अ रिएक्टिव मेटल इज एडेड टू डाइल्यूट H2SO4 देन हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, तब हाइड्रोजन गैस निकलती है। रिएक्शन ऑफ आयरन विथ डाइल्यूट H2SO4, आयरन की रिएक्शन है वो H2SO4 के साथ कैसे है? Fe प्लस H2SO4, आयरन को जब H2SO4 से रिएक्शन करवाते हैं, Fe और SO4 रिएक्शन कर लेते हैं और H2 यहाँ से बाहर निकल जाता है बच्चों, हाइड्रोजन गैस इसमें से निकल जाती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जो कि आ सकता है। तो एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिड बेस दोनों से रिएक्शन कर ले बच्चों। इसके कुछ 2 एग्जाम्पल देना है आपको। तो सब मेटल्स ऑक्साइड, कुछ ऐसे मेटल के ऑक्साइड होते हैं जो कि जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, जिसके अंदर दोनों तरह का बिहेवियर होता है, एसिड का भी होता है और बेस का भी होता है। सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ऐसी चीज़ें
एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाती है। दो एग्जाम्पल इसके एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड है, दोनों के फॉर्मूले देख लो। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड ZnO होता है बच्चों। क्या होता है? ZnO होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ उसका फॉर्मूला, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, तो ये लो ZnO। चले बच्चों, तो ये हो गया हमारा। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से दो चीज़ें और बनती है, मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़। अभी जो एग्ज़ाम हुई थी बच्चों, उनके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी पूछी थी, तो अब मोस्ट ऑफ द टाइम चांस है कि केमिकल पूछेंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, फिजिकल भी डबल से आ सकती है, इसलिए इसको तो पढ़ ही लेना है। बस दो याद करना, क्योंकि क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा, तो 2 से ज़्यादा नहीं याद करेंगे। कंडक्टिविटी, मेलाइबिलिटी कर लो, मेलाइबिलिटी डक्टिलिटी कर लो। मेलाइबिलिटी, मेटल्स आर मेलाइबल एंड डक्टाइल। मेटल्स कैसे होते हैं? मेलाइबल और डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलाइबल नॉर डक्टाइल, दे आर ब्रिटल, वो ब्रिटल होते हैं। कंडक्टिविटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये दो आंसर याद कर लेना, 2 मार्क्स हो गए आपके। इसी के साथ हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ लेते हैं बच्चों। केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लीजिए। तो ये 2 केमिकल प्रॉपर्टी है। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन इन एयर, metals form basic oxide, some of which to form alkalis. Non-metals form acidic और neutral oxide. ये पहली रिएक्शन का तरीका हो गया कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं मेटल, लेकिन बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये लोग एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। दूसरा है रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ कैसी रिएक्शन होती है? तो मेटल्स रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट, मतलब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन हटाकर, है ना, सॉल्ट बना लेते हैं। और नॉन मेटल एग्जिस्ट डू नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, और कोई भी ऐसा नॉन मेटल अभी तक नहीं बना है जो एसिड में से हाइड्रोजन को हटा सके। चाहो तो ये भी याद कर सकते हो, बाकी 2 ही काफ़ी है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आप इसमें से ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। कुछ रीजनिंग क्वेश्चन है जो बहुत ज़रूरी है कि प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। इनका ज्वेलरी बनाने में क्यों यूज़ करते हैं? तो इसका रीज़न क्या है कि प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर जो है आर वेरी लेस रिएक्टिव, बहुत ही कम ज़्यादा रिएक्शन, मतलब बहुत ही कम रिएक्शन होती है इनके। दीज मेटल्स आर हाईली डक्टाइल और मेलायबल, और उसी के साथ ये बहुत ज़्यादा डक्टाइल भी होते हैं, बहुत पतले पतले इनके वायर बना सकते हैं, और इनको अपने मेलायबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है, किसी भी शेप में ढाल सकते हो। सो दे आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, इसलिए इनका ज्वेलरी बनाने में यूज़ होता है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सॉरी क्वेश्चन तो पढ़ें। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। इन तीनों को ऑयल के अंदर क्यों रखते हैं? क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं बच्चों। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल। कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। दीज मेटल्स इफ केप्ट ओपन इन एयर, अगर इनको एयर में ओपन रखा जाए, देन दे कैचेस फायर। यहाँ फाइन लिखा है, FIRE है, वो इसको R कर लेना। तो देन दे कैचेस फायर। सो टू कीप देम सेफ, अगर उनको सेफ रखना है, दे आर केप्ट इन ऑयल, तो उनको ऑयल में रखा जाता है। एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव। एल्यूमिनियम कैसा है? हाईली रिएक्टिव मेटल है। येट इट इज़ यूज टू मेक अ यूटेंसिल फॉर कुकिंग, है ना। ज़्यादा रिएक्टिव होने के बाद भी इसको यूटेंसिल बना, मतलब बर्तन बनाने में क्यों यूज़ करते हैं? इसके बर्तन बनाए जाते हैं एल्यूमिनियम के, क्योंकि एल्यूमिनियम इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एल्यूमिनियम हीट का अच्छा कंडक्टर है। इट डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर, ना तो एक ठंडे पानी के साथ ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। सो इट इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल फॉर कुकिंग, इसलिए इसका कुकिंग के बर्तन बनाने में काम आता है। कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली, ये बच्चों क्वेश्चन नहीं आ सकता क्योंकि ये हमारे सिलेबस में से भी हट चुका है। ठीक है, तो अभी तो इतने ही क्वेश्चन है। अगर कुछ और क्वेश्चन मुझे लगेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर लेसन 3 भी होता है। लेसन 4 पे चलते हैं बच्चों, कार्बोनेट्स कंपाउंड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चों हाइड्रोकार्बन और उनके स्ट्रक्चर। कम से कम 4 हाइड्रोकार्बन और उनके स्ट्रक्चर कर लेना आप अच्छे से, जैसे कि ये सबसे पहले मीथेन दिया है, इथेन दिया है, प्रोपेन दिया है, ब्यूटेन। हम आपको एक बहुत सरल तरीके से इसको समझा देते हैं। सबसे जरूरी क्वेश्चन है बच्चों यहाँ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 4 हाइड्रोकार्बन के नाम, फॉर्मूले और स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, है ना।
मैं आपको बना के दिखा देता हूँ जिससे थोड़ा इजीली समझ आ जाता है बच्चों को। मीथेन का फॉर्मूला होता है बच्चों CH4। स्ट्रक्चर बहुत आसान है। एक कार्बन बनाओ, इसके साथ इधर ऐसे डैश मतलब एक बॉन्ड है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। ध्यान रखना कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। 1 2 3 4 4 बॉन्ड बन गए, कार्बन की नीड खत्म हो गई। हाइड्रोजन को 1 बॉन्ड बनाना है, इस हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बना लिया, इसकी नीड खत्म, इसके 1 बॉन्ड, इसकी नीड खत्म, तो अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं। तो ये होता है आपका CH4। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला है मीथेन के बाद ईथेन, C2H6। ये सब क्या है बच्चों, ये हाइड्रोकार्बन है। वो आपसे बोलेंगे 4 हाइड्रोकार्बन के नाम लिखो और उनके स्ट्रक्चर बनाओ, तो ये दूसरा है ईथेन। ईथेन के अंदर 2 कार्बन है, तो इसको ऐसे बनाते बच्चों, 1 कार्बन फिर एक और कार्बन। इस कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है, लेकिन इसने एक ऑलरेडी यह बना रखा, तो 3H दे दो इसको, 1H 2H 3H। इस कार्बन का भी एक बॉन्ड बन गया, इसको भी 3H चाहिए, 1H 2H 3H। ये बन गया स्ट्रक्चर। ठीक है, एक और बता देता हूँ, फिर 2 आप बुक में देख लेना। C3H8, 3 कार्बन है, इसको प्रोपेन कहते हैं बच्चों। ये कैसे होता है, 1 2 3। इसका एक बॉन्ड बन गया, इस कार्बन का देखो, इस कार्बन ने इधर एक बॉन्ड बना लिया, तो 3 चाहिए, 1 2 3। मिडिल वाला कार्बन, एक बॉन्ड इधर एक इधर, 2 बॉन्ड बन चुके हैं, 2 और चाहिए, तो 1 1 2, ये 2 और बना दिए। इस कार्बन का एक बॉन्ड बन चुका है, इसको 3 चाहिए, 1 2 3। ये इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, बाकी 2 के स्ट्रक्चर आप यहाँ देख लीजिए। चौथे वाले का 1 2 3 4, इसका एक बन चुका है, तो 1 2 3 दिए इसको, बीच वालों को 2 2 2 2, और ये लास्ट में 1 2 3 दिए। ये हो गया आपका ब्यूटेन, जिसका फॉर्मूला होता है C4H10। इसको आप बहुत अच्छे से याद करना बच्चों, इस पे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसी के साथ इस लेसन में आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछते हैं। मैं आपको इस बार का पेपर दिखाना चाहूँगा, 4 मार्क्स का पेपर था और आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछे गए थे। देखो, मीथेन और ईथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये डॉट स्ट्रक्चर क्या चीज़ है ये समझा देता हूँ आपको मैं बहुत आराम से। डॉट स्ट्रक्चर के कई सारे एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर दिए रखे हैं बच्चों, बहुत अच्छे से, पहले या दूसरे पेज पर ही। लेकिन मैं आपको ज़रा कुछ सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। पहले तो ये 2 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आए थे, इनको देख लीजिए, इनका डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है, CH4 और H4 का। ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर के लिए बच्चों कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपसे बोला CH4 का डॉट स्ट्रक्चर, तो आपको ये पता है, कुछ नहीं करना है बच्चों। आपको ये CH4 का जो मैंने फॉर्मूला सिखाया ना, इसी फॉर्मूले में इस बॉन्ड की जगह डॉट लगा देना है। क्या लगा देना है, डॉट। एक बॉन्ड के लिए 2 डॉट लगेंगे। बस छुट्टी। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इजीली कर लोगे। थोड़ा सा इसको और अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ ये माना जाता है, मतलब ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस कर देते हैं, जिससे कि थोड़ा समझना आसान हो जाता है। तो हर जगह क्या है, देखो, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, इस प्रकार से बॉन्ड है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इस प्रकार से सर्कल किए जाते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और कुछ भी नहीं बच्चों, बहुत इजी है ना। पहला था हमारा CH4 का डॉट स्ट्रक्चर, है ना। अब आप चाहो तो इसका भी बना सकते हो, C2H6 का। इसको बनाने में क्या है, कुछ है, बिल्कुल नहीं। ये 2 कार्बन है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, 2 डॉट लगा दो। यहाँ एक हाइड्रोजन है, तो एक डॉट लगा के एक क्रॉस लगा दो और एक H लिख दो। एक डॉट लगाओ, एक क्रॉस लगाओ और एक H लिख दो। एक डॉट लगाओ, एक क्रॉस लगाओ और H लिख दो। हो गए 3 H। सेम काम इधर कर लो, डॉट क्रॉस H, डॉट क्रॉस H, डॉट क्रॉस H।
चलिए बच्चों, अब इसके बाद क्या करना है, सर्कल्स करना है आपको। ठीक है, तो पहले हाइड्रोजन को कर लो। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब इस कार्बन की बारी। इस कार्बन की बारी, सॉरी ये यहाँ से घूमना था बच्चों, यहाँ से वो थोड़ा सा आगे चला गया। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बच्चों आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा, है ना। तो ये दो बना दिए। इसी के अलावा हमको एग्ज़ाम में C2H4 पूछा था, ये C2H4 पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो इसका कैसे बनेगा, पहले तो C2H4 एक्चुअली बच्चों क्या होता है, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। C डबल बॉन्ड C, इस कार्बन के दो बॉन्ड बन गए, इसको 2 H चाहिए, एक H यहाँ लिखा, एक H यहाँ लिखा, एक यहाँ लिखा, एक यहाँ लिखा। ये होता है इसका स्ट्रक्चर। क्या हो गया बच्चों, स्ट्रक्चर है। इस कार्बन के बॉन्ड गिनो, 1 2 3 4 हो गए 4, तो ये कार्बन ओके। इस कार्बन के गिनो 1 2 3 4, इसके भी 4 हो गए, तो ये भी ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या देखते हैं, इसका डॉट स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर बहुत इजी है, पहले दो कार्बन बनाओ, इनके बीच में डबल बॉन्ड है। देखो एक बॉन्ड यानी 2 डॉट, तो 2 बॉन्ड यानी 4 डॉट, कितने हो जाएंगे 4 डॉट। तो 1 और 2 इधर इसकी तरफ, 2 इसकी तरफ, 4। एक हाइड्रोजन, तो एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का क्रॉस और H लिख दो। 1 है ये डॉट क्रॉस H लिख दो, डॉट क्रॉस H लिख दो, डॉट क्रॉस H लिख दो। ठीक है, ये कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी टाइप से दूसरा कार्बन भी बना लो इधर। ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका C2H4 हो गया बच्चों। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसी टाइप से कुछ और जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो बनवा देता हूँ मैं आपको। जैसे कि आपको हाइड्रोजन आ सकता है, नाइट्रोजन आ सकता है, ठीक है, ऑक्सीजन आ सकता है। 3 चीज़ें और बनवा देता हूँ मैं आपको, N2H2O2, है ना। बाकी कार्बन वाले तो आप समझ गए, अगर आपके सामने ये आ जाता है प्रोपेन तो आप कर लोगे, ब्यूटेन आएगा तो कर लोगे। अब आप ये देख लो कि N2O2 कैसे करते हैं। सबसे पहले H2 का करते हैं। कुछ चीज़ें जो आपको याद करना पड़ेगी बच्चों, वो ज़रूर कर लेना, है ना। लॉजिक समझा चुका हूँ, लेकिन जो चीज़ें याद करना है वो करना ही पड़ेगी। H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, इसका मतलब इनके बीच में एक एक डॉट लगा लूँ, बस हो गया काम खत्म। ये याद कर लोगे एक बॉन्ड बनता है तो काम खत्म हो जाएगा। ये लो, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना आंखों के जैसे, इनको शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी टाइप से बच्चों अगर आपको O2 बनाना है और N2 बनाना है, पहले O2 बनाना सीख लेते हैं। यहाँ आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगी कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है। तब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जो है इनके बीच में डबल डॉट्स बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बच्चों और भी कुछ चीज़ें याद रखना होगी, जो ये है कि एक रूल है छोटा सा कि हर एक एलिमेंट के पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसके आउटर मोस्ट शेल में। इसके पास अभी 1 और 1 2 3 4 हो रहे हैं। देखिए चलो मैं फिर से थोड़ा सा पीछे चलूँ। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर बनाने से पहले ये सीख लो कि जो ऑक्सीजन होते हैं उसके पास, मतलब ऑक्सीजन का जो एटम होता है जिसको O कहते हैं, ऑक्सीजन का एक एटम जो होता है उसके अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो अंदर की शेल में होते हैं जो तो कोई काम नहीं आते हैं, बाहर की शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन बच्चों। ठीक है,
अब 6 में से देखो इस वाले ऑक्सीजन की बात करो, 2 इसने दिए, 2 इसने दिए, इसके पास कितने थे 6, इसके पास कितने थे 6, इन्होंने 2 दिए, तो दोनों के पास कितने कितने बच रहे हैं 4। तो उनको जरा ऐसे दिखा दो 1 2 3 4 करके, 1 2 3 और 4 करके, ठीक है। बस इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे सर्कल कर लो। अब यहाँ पर आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ तो है इन दोनों के बीच में, इसको कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन इधर दिख रहे हैं ये वाले, इनको कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये बहुत काम के हैं, है ना, ये ज़रूर आएंगे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर फिर से एक बार बना दूँ, ये लाइन की वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको। ये 2 ऑक्सीजन, ये इनके बीच में 4 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन इनके पास अलग से भी होते हैं, जिनको लोन पेयर कहते हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रकार नाइट्रोजन होता है बच्चों N2। अब N2 का ये काम जो इलेक्ट्रॉन वाला है ना इस टाइप का, वो पहले ही समझा दूं। नाइट्रोजन के बच्चों एक एटम के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 2 पहली शेल में होते हैं और 5 होते हैं दूसरी शेल में। ठीक है बच्चों। अब इन 5 में से सॉरी ये जो 7 है इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन अंदर सेल के होते हैं, उनका तो कोई काम ही नहीं होता है। 5 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ जो मैंने आपको बोली कि याद ही करना पड़ेगी, वो है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच का ट्रिपल बॉन्ड। इनके बीच में 3 बॉन्ड बनते हैं बच्चों। इसका मतलब है नाइट्रोजन के जो 2 एटम होते हैं इनके बीच में 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन ये देता है, और 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन ये देता है। इसके पास कितने होते हैं बच्चों 5 होते हैं, 3 तो इसने दे दिए, तो इसके पास कितने बचे यहाँ पर 2। इसके पास भी 5 होते हैं बाहर की शेल में, 1 2 3 इसने दे दिए, तो इसके पास भी 2 बचे। ये बन गया आपका नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बच्चों ये क्वेश्चन कर लिया तो आई थिंक कि आपका काम हो जाएगा, इसमें से क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा मैंने आपको एक और क्वेश्चन बता दिया था, मीथेन ईथेन के स्ट्रक्चर का क्वेश्चन बता चुका हूँ, ठीक है। इसको कर लेना अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस पिछले एग्जाम में ही आया है, लेकिन फिर भी हो सकता पूछ लें बच्चों, कोई भरोसा नहीं है बोर्ड्स का। तो ये और कर लेना तो आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। कुछ और क्वेश्चंस होंगे तो मैं अभी और वीडियोस भी बनाऊंगा बच्चों, ऐसा मत सोचेगा। एग्जाम आते आते और भी आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे जिनको जरूर देखिएगा। सोप डिटर्जेंट में डिफरेंस देखो, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ऑयल और फेट विद सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। एंड बच्चों डिटर्जेंट इज प्रिपेयर्ड बाय पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से बनता है। सोप डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विथ हार्ड वाटर। साबुन जो होता है वो हार्ड वाटर यानी खारे पानी के साथ झाग नहीं बनाता है, लेदर। और डिटर्जेंट प्रोड्यूसेस लेदर विथ हार्ड वाटर, और ये हार्ड वाटर के साथ भी लेदर बना सकते हैं। सोप्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल ऑयल, डिटर्जेंट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मेन मेड हाइड्रोकार्बन। ये मेन मेड हाइड्रोकार्बन से भी बन सकते हैं। क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ सोप इज लेस और क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ डिटर्जेंट इज मोर। ये एग्जाम्पल है, कर सको तो कर लेना, नहीं तो ऊपर के 4 कर लेना, 4 मार्क्स में ही आएगा, ठीक है। चलिए बच्चों अब मैं आपको फाइनल 5th लेसन करवाता हूँ आज के, क्योंकि मैं 3 भाग में बनाऊंगा इसको, केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स के फॉर्म में 3 वीडियो आएंगे आपको। आज का वीडियो सिर्फ इस लेसन के बाद ख़त्म हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसके अंदर बताता हूँ मैं आपको। तो बच्चों पहले व्हाट आर पीरियड्स, पीरियड किसको कहते हैं, ये 1 मार्क में भी आ सकता है। द हॉरिजॉन्टल रो ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जो इलेक्ट्रॉन बाहर के ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं किसी एटम के, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। राइट द नेम ऑफ एलिमेंट ऑफ जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप के एलिमेंट के नाम बताओ। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है। हाँ बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस बनते हैं। एन एटम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7,
व्हाट इज इट एटॉमिक नंबर बच्चों, इनको जोड़ दोगे तीनों को तो वो एटॉमिक नंबर बन जाएगा। 2 और 8 10 और 7 17, तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया? द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज 17। 17 एलिमेंट। बच्चों मैं आपसे बहुत अच्छी बात बोलूँ, अगर आपको इस लेसन के 2 मार्क्स चाहिए तो 1 से लेकर 20 तक की पीरियोडिक टेबल को याद कर लो कि नंबर 1 पे कौन सा एलिमेंट, नंबर 2 पे कौन सा, तो आपके लिए बहुत आसान होगा, है ना। और हमारा इसका हमने इसकी जो पूरे लेसन का वीडियो डाल रखा है वो जरूर देख लेना। हमने उसमें बहुत बढ़िया समझाया हुआ है कि पूरा लेसन आप समझ जाओगे ना, आराम से 2 मार्क का क्वेश्चन कर लोगे। टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड इट बी केमिकली सिमिलर, ये इनमें से किसके सिमिलर है? तो ये इसके सिमिलर है बच्चों, F9 के। इट विल बी केमिकली सिमिलर टू F9। कारण क्या है कि इसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है और F9 जो है 9 को भी हम कहते हैं 2,7, तो उसके लास्ट में भी 7 है, इसलिए दोनों सिमिलर है। ठीक है। मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या है बच्चों? तो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ये उसका पीरियोडिक लॉ था। ठीक है। और न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है, ये भी कर लूँ, शायद आ सकता है। व्हेन एलिमेंट आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, जब हम एलिमेंट को जमाते हैं बढ़ते हुए क्रम में, एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में, एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट, तो हर 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी अपने से पहले वाले एलिमेंट के बराबर होती है। ठीक है। आपको याद होगा न्यूलैंड के लॉ की लिमिटेशंस पिछली एग्जाम में आपसे पूछ ली गई है। ठीक है। अभी जो एग्जाम हुई थी उसमें आया था ऐसा क्वेश्चन बच्चों, ये देखिए मैं दिखाता हूँ। राइट द 2 लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, है ना, तो आ सकता है बच्चों। तो लिमिटेशंस क्या था? 2 लिमिटेशन। द लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, एज आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पोजेसेस प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट। तो ये सिर्फ कैल्शियम तक के एलिमेंट तक के लिए ठीक था, उसके बाद ये काम नहीं कर रहा था। न्यूलैंड अज्यूम दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर, न्यूलैंड का मानना क्या था कि सिर्फ 56 एलिमेंट ही हैं जो अभी तक नेचर में पाए जाते हैं, एंड नो मोर एलिमेंट वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर, और फ्यूचर में कोई भी एलिमेंट नहीं बनेगा, जो कि बिल्कुल गलत था, इसलिए इस लॉ को हटा दिया गया था। चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपसे लिमिटेशन पूछ ली थी न्यूलैंड लॉ की पिछले एग्जाम में, तो हो सकता है इस बार आपसे पूछ लिया जाए कि मेंडलीव के लॉ की जो है, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की भी कुछ गलतियाँ थी, या जिनको एनोमलीज कहते हैं। हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव वेरियस एनोमलीज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मतलब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की जो गलतियाँ हैं उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने कैसे दूर किया। तो पहली गलती क्या थी कि इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन फर्स्ट ग्रुप अबव द एल्कली मेटल, मतलब हाइड्रोजन को एक स्पेशल जगह दी गई है ना, जो जगह पहले फिक्स नहीं थी। द ऑर्डर ऑफ हैवी एंड लाइटर एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट विच वॉज नॉट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो हल्के एलिमेंट थे और जो हैवी एलिमेंट थे उनको एक साथ रखा गया था, लेकिन अब उनके लिए अलग अलग जगह बना दी गई थी। ठीक है। चलिए 2 ही हमको देखना होगा, 2 ही काफ़ी हैं। नेक्स्ट है बच्चों वैलेंसी क्या होती है, डिफाइन वैलेंसी। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज गिवन और टेकन और शेयर्ड बाय एन एटम, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन जो एक एलिमेंट दे सकता है, ले सकता है, गिवन यानी देना, टेकन या शेयर कर सकता है, टू फॉर्म टू द एटम ऑफ एनी अदर एलिमेंट, किसी दूसरे एलिमेंट को, है ना, टू ऑब्टेन स्टेबल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। जैसे कि एग्जांपल ऑक्सीजन है, जो H2O बनाते समय 2 हाइड्रोजन के साथ 2 एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पर 2 हो गई बच्चों। क्लियर है बच्चों? ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ना, लेकिन इसको समझने के लिए आपको पूरे लेसन का वीडियो देखना होगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसे समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे सजेशन करूंगा कि एक बार आप इस लेसन का वीडियो ज़रूर देखें हमारा। ठीक है। ये एक क्वेश्चन है जो आ सकता है 1 मार्क्स का। ठीक है बच्चों।
तो यहाँ पर ये बच्चों वीडियो ख़त्म होता है। जो क्वेश्चंस के मैंने बता चुके हैं वो क्वेश्चन तो कर ही लीजिए, साथ ही कुछ क्वेश्चंस और आपको मिलेंगे। और इस लेसन का वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस लेसन में से बच्चों 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन आएगा, और वो लॉजिकल क्वेश्चन किसी ट्रिक से नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा समझना ही पड़ेगा। इसलिए 1-1.5 घंटे के 2-3 वीडियो होंगे मिलके, तो वो समझ लो तो आपको लेसन क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बायोलॉजी के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा।